नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिल्ली तक के इस खास लाइव प्रसारण में। और हम आपको सीधे सीधे दिल्ली की चुनाव की हर उन गतिविधियों से रूबरू करवाएंगे जो काउंटडाउन के वक्त होगी। जी हाँ, काउंटडाउन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से दिल्ली चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज है सोमवार और अगले सोमवार को दिल्ली में चुनाव का जो कैंपेन है वो खत्म हो जाएगा। तो आज से हम आपको एक एक ऐसे मुद्दे से जोड़ेंगे जो मुद्दा दिल्ली की सियासत तय करेगा अगले 5 साल के लिए। और 5 साल के लिए जो सियासत तय होगा, जो सरकार बनेगी, वो दिल्ली की किस तरीके से सेवा करेगी वो भी हम उस पर भी नजर रखेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ा और बहुत उम्दा पैनल है जो कि हमें लगातार बताएगा कि दिल्ली की सियासत की तस्वीर हर रोज किस तरीके से बदल रही है, क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में, और किस तरीके से दिल्ली का चुनाव हर रोज धीरे 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 अपने उस मुकाम तक पहुंचता जा रहा है जिसकी हम सबको उसका इंतजार भी है और जिसकी बात हम आज दिल्ली की गली गली में हो रही है। तो आज हमारे साथ हमारा एक पैनल जो हमारे तमाम पत्रकार सहयोगी हैं जिनको दशकों का अनुभव है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। एक तरफ हमारे साथ हैं विनोद डबास जो कि अमर उजाला से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एशियन एज से जुड़े हुए संजय काऊ साहब, संजय झा जी जो कि हमारे साथ लगातार रहते हैं और इन्होंने कई दशकों की पत्रकारिता की है, डॉक्टर रामेश्वर दयाल और सुमन कुमार। हमारे साथ अरशद फरीदी साहब भी जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये बड़ा उम्दा पैनल है और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की कि कांग्रेस आखिरकार क्या गेम अपना रही है इस पूरे चुनाव में। इस पर हमारी नजर रहेगी। हम कोशिश करेंगे, सुमन थोड़ा आपसे हम हेल्प चाहेंगे कि वो कुर्सी, अरशद फरीदी साहब भी आ गए हैं तो उनके साथ भी उनको भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो अरशद फरीदी साहब को भी हम जोड़ते हैं। अरशद फरीदी साहब भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। तो ये एक बड़ा रोचक आज का हमारा पूरा चर्चा होने वाला है। और इस चर्चा की शुरुआत सुमन, चूंकि अरशद साहब आए हैं तो अरशद साहब को आप थोड़ा माइक दीजिए और उनसे हम शुरू करते हैं। अरशद जी, ये बताइए कि बहुत ज्यादा लोगों को ये सुनने की बात है और ये जानना चाह रहे हैं, लोगों में उत्सुकता है कि कांग्रेस का रोल इस चुनाव में क्या होने वाला है। क्या कांग्रेस खुद किसी तरीके से वापसी कर रही है और अगर हाँ तो किसका गेम बिगाड़ रही है? हाँ कुणाल, ये बड़ा जटिल सवाल है क्योंकि कांग्रेस जो है क्या कर रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों को भी जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है कि वो क्या कर रही है। मतलब पूरी दिल्ली की मैं बात करूं तो हाँ, लेकिन ये कुछ सीटों पे कांग्रेस का फोकस जरूर दिखाई दे रहा है। और जहां मतलब कांग्रेस कहीं ट्रायंगुलर फाइट में है, 1-to-1 फाइट में एक दो जगह कह सकते हैं, सीलमपुर में या ओखला में, अदरवाइज ज्यादातर ट्रायंगुलर फाइट में कांग्रेस फंसी हुई है। और कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से अपनी जमानत बचाएं और किस तरह से एक सरवाइव कर सके। लेकिन बहुत कुछ कांग्रेस कर पाएगी ये मुझे बहुत नजर नहीं आता है सरकार। अब सुमन, आपको भी हम इसमें जोड़ना चाहेंगे। सुमन, आप कुछ अंदर की बात बता रहे थे कि कांग्रेस में अंदर खाने पिछले कुछ दिनों में कुछ माहौल बदला है। पहले लग रहा था बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, अचानक कुछ क्या परिवर्तन हुआ है, कुछ स्ट्रेटेजी बदली है क्या? कुछ आम आदमी पार्टी जिसके साथ वो पहले सहयोगी रह चुकी है, क्या उसका गेम ज्यादा खराब करी थी? क्या आपको अंदर से क्या सूचना मिल रही है इस समय? कुणाल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कांग्रेस को लगातार 7-8 साल तक एआईसीसी को कवर करता रहा, लोकल भी कवर किया और अभी पिछले कुछ सालों से इधर की व्यवस्था देख रहा था। अभी जो मेरे पास जानकारी है, सबसे पहले मैं शुरुआत इसलिए कर रहा था कि उस वक्त धमाका जब हुआ था, कांग्रेस मैदान जंग में आई, न्याय यात्रा के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद कांग्रेस के ही नेता कहने लगे कि अरविंद केजरीवाल ने हमें धोखा दिया और जो उन्होंने वादा किया था कि हम 15 सीटें हमें देंगे, जो लोकसभा के वक्त में हम लोगों के साथ वादा किया था उसे उन्होंने वादा खिलाफी की और केजरीवाल खुद ही ट्वीट किए और उसके बाद तमाम सारी चीजें बदल गई। अब जो यहाँ की हम बात करते हैं, उसके बाद राहुल गांधी अचानक जगते हैं
और लोकल नेता, खासकर अजय माकन की बात करेंगे तो अजय माकन दिल्ली से ही हैं और दिल्ली के प्रति उनका स्नेह बहुत पुराना है। उन्होंने जगाने की कोशिश की, लेकिन बीच में फिर से आगे केसी वेणुगोपाल जी। और वेणुगोपाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस में, हम लोग उनको कहते हैं कि मगरमच्छ, घड़ियाली आंसू जो बहाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। कुछ भी करना हो थोड़े से आगे हटो, फिर आगे बढ़ो और थोड़े से पीछे हट जाओ। और दुखद स्थिति ये रही कि कांग्रेस की अभी भी एक माहौल बनना शुरू हुआ था दिल्ली के अलग अलग सीटों पे, 4-5 सीटों पे हम लोग सीधे सीधे भाई से हम अपनी राय रख रहे थे कि 4-5 सीटें ऐसी थी जिसमें सीधे सीधे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी सीधे सीधे फाइट नजर आ रही है। लेकिन अचानक पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम घट रही है, जो घटनाएं हो रही है, उसमें फिर से कहानी बदलने लगी और देखने को यह मिला कि संडे के दिन कल 26 जनवरी होने के बावजूद बीजेपी के गृह मंत्री से लेकर तमाम सारे बड़े नेता, तमाम सारे बड़े मंत्री, तमाम सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो आपको सड़क पे नजर आए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता सोए नजर आए। कहाँ थे ये तो हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बात बता दें कि हम ये सीधा लाइव शो जा रहा है, इसीलिए जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आप सीधे सवाल पर पूछ सकते हैं। मेरे पास आपके सवाल सीधे पहुंचेंगे, मेरा मोबाइल फोन मेरे पास है, इससे सीधे सवाल हम आपका ले पाएंगे। तो ये एक इंटरैक्टिव हमारे लिए ये पूरा सेशन रहने वाला है। अगर आपको किसी भी तरीके का, ये कोई आपको जरूरी नहीं है कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल ही हो, किसी भी तरीके का चुनावों से जुड़ा सवाल हो, तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सवालों का जवाब लेकर के दें। अगर आपको किसी खास मेहमान से सवाल पूछना है तो उनसे भी आप हमसे दरख्वास्त कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सवालों को सामने लेने का। एक लास्ट में कंप्लीट कर लूं। अब जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लगातार पिछले सप्ताह 4-5 दिनों से जो कांग्रेस में गतिविधियां बढ़ी है या कम हुई है, उसके पीछे की मैं कहानी आपको बता दूं। मेरे पास आज सुबह किसी वरिष्ठ नेता से चर्चा हो रही थी, तो अचानक हमने कहा भाई आपके राहुल गांधी गायब हो गए, आपके प्रियंका गांधी गायब हो गई हैं, उसके तमाम सारे बड़े नेता जो हैं, खासकर जो कैलाश गहलोत भी, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री रहे और बड़े नेता रहे, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप वहां तो छोड़ दीजिए, हरीश रावत जो सबसे सामान्य नेता होते थे और कहीं भी किसी भी जगह उनको लेके चले जाए, और आप जान रहे हैं कि उत्तराखंडी वोट जो है, पहाड़ी वोट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम आपके बड़े नेता पर आएंगे सुमन, पहले हम सारे अपने सारे उसमें एक कहानी जो आई, कहानी ये आई कि अचानक आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का समीकरण बिगड़ना शुरू हुआ और उसके बाद से दबाव जो बढ़ाने के हम शुरुआत में जो बातचीत कर रहे थे, वो दबाव यहां तक बढ़ चुका है और जो चीजें नजर आ रही है उसके पीछे भी यही कहानी है कि फिर से वो एक दूसरी कहानी बनाने की रणनीति जो है उस पे काम होना शुरू हो गया, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। जी, हम पहले इधर कुछ जो सवाल है वो हम सीधे सीधे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ कई सारे दर्शक जुड़ रहे हैं। मधु रॉय हैं, उनका कहना है उत्तराखंड निकाय में मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में था, ये इनका कहना है। और यहाँ पर ननव दवास हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी 52 सीट्स जीतेगी। ये भी लोग अपना सर्वे भी यहाँ पर रखने लगे हैं। ये जो रामेश्वर जी, ये जो कांग्रेस की बात हो रही है, अगर कांग्रेस की वापसी क्या संभव है, पहला तो सवाल ये, क्योंकि जिस तरीके से उनका संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत बिखर चुका था, तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए वापसी का चुनाव हो सकता है, या उससे इतनी उम्मीद करना बहुत बड़ी उम्मीद होगी? देखिए, कांग्रेस के बारे में ये कहना है कि वो खेल बिगाड़ रही है, मुझे बड़ा निराशाजनक लगता है जी। जिस पार्टी ने दिल्ली के अंदर 15 साल राज किया और जिसकी सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली के अंदर जबरदस्त विकास हुआ, आज हम उसके बारे में कहें कि वो खेल बिगाड़ रही है तो कुछ बड़ी निराशा सी होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या वाकई में कांग्रेस खेल बिगाड़ने के मूड में है। अभी जब चर्चा चलती रहेगी तो मैं आपको कुछ ऐसी सीटें, करीबन 20 सीटें मैं आपको बताऊंगा जहां पे कांग्रेस ठीक ठाक लड़ रही है और वहां पे उसके नेता पहले चुनाव जीत चुके हैं या वो जननेता हैं। तो मेरा मानना ये है कि कांग्रेस खेल बिगाड़ेगी, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, जो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आला कमान पूरा बीमार हो गया कांग्रेस का और वो फील्ड में नहीं आ रहा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगर कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ेगी और आला कमान पूरी तरह साथ देगा तो पहली बार 2013 समझ लीजिए, हाँ 13 के बाद इस बार कांग्रेस सम्मानजनक स्थिति में दिल्ली में आ सकती है। 13 के बाद, 13 के बाद। जी, 13 के बाद। 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 13 के बाद
संजय झा जी क्या है आपका, क्योंकि आप भी परसों एआईसीसी में थे, वहां पर एक मीटिंग हुई और एआईसीसी में मैं आपको बताऊं कि शुक्रवार को एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें तमाम सीनियर नेताओं को बुलाया गया और ये भी माना गया, उसमें कहा गया कि कई सारे नेता रूठे हुए हैं, रूठों को मनाया जाए और पूरी ताकत के साथ चुनाव में कूदा जाए। 29 तारीख यानी 28 तारीख माफ कीजिएगा, यानी कल से ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी को पहली बार एक, हालांकि सीलमपुर में उन्होंने रैली की थी लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, 3 रैलियां कैंसिल हो गई। 28 तारीख यानी कल से वो दोबारा मैदान में उतरेंगे। क्या कुछ रूपरेखा तैयार दिखाई पड़ रही है इस समय कांग्रेस? बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब मैदान में आखिरी 6 दिनों में होंगे। असल में कांग्रेस ने दिल्ली का एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में अभी तक वो लगभग 12% वोट पर दिख रहे हैं, लेकिन उनका इरादा है कि अगले 6 दिनों में इस चुनाव को गति पकड़ाई जाए और वोट के प्रतिशत को कम से कम 20-25% तक ले जाया जाए। दूसरे, टिकट के बंटवारे के समय कांग्रेस 15 सीटों पर जोरदार चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सर्वे में जो 4% को 12% तक बढ़ता दिखाया जा रहा है, तो नेतृत्व को लग रहा है कि हम करीब 35 सीटों पर अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अगर 35 सीटों पर कांग्रेस जोर लगाती है और उसके प्रत्याशी भी अच्छे हैं, इस बार चेहरों का चयन बड़ा अच्छा हुआ है। कई चेहरे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित हैं, उसी तरह मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी अच्छे चेहरे उतारे गए हैं। तो इनके पास बढ़िया चेहरे हैं। कांग्रेस 35 सीटों पर जुझारू तरीके से लड़ना चाहती है और अगर 35 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष हो गया तो इसका असर चुनाव परिणाम पर तो पड़ेगा ही। जो 12, 13, 15 और 20 12 सालों बाद कांग्रेस अपना सम्मान वापस लाने में सफल हो सकेगी। एक बात मैं आपसे, हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे दर्शक अब हमसे लगातार लाइव जोड़ते चले जा रहे हैं, उन दर्शकों को मैं ये कहूंगा कि आपके सामने ये पूरा मंच है, क्योंकि हमारे साथ जो पैनल है उससे ज्यादा अनुभवी पैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके सवालों का हम सीधा जवाब इसमें कोशिश करेंगे। ये 1 घंटे हमारा कार्यक्रम चलेगा और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपके साथ बातचीत का सिलसिला हम कायम कर पाएं और दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए कोई भी सवाल है, मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन रहेगा कि दिल्ली चुनाव से जुड़े सवाल ही पूछिए और उनकी हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। संजय काऊ साहब, ये जो चुनाव है ये कांग्रेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है? क्योंकि 2013 में जब कुर्सी गई उसके बाद लगातार शून्य पर रहना, ये एक तरीके से एक ऐसी पार्टी का डिक्लाइन दिखाता है जो 15 साल तक लगातार सत्ता में रही। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस को एक तरीके से जिसकी जड़ें थी दिल्ली में, वो जड़ तक खत्म कर दिया। अब कैसे दोबारा वो पौधा पनपे, इसकी क्या आपको लगता है कि कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रही है? देखिए कुणाल जी, 2013 में जो वोट पड़ा वो एंटी कांग्रेस वोट था और बाय डिफॉल्ट जो है उस समय एक चेहरा खड़ा था लोगों के सामने, वो केजरीवाल जी थे और जो 28 सीटें मिली केजरीवाल जी को, उसी नतीजे का एक परिणाम था। लेकिन जब 49 डेज के बाद कांग्रेस के समर्थन ने वापस लिया और केजरीवाल जी की सरकार गिर गई, लोगों को लगा कि केजरीवाल भी फुल फ्लेज सरकार चला सकते हैं और उन्होंने जो है ठीकरा जो फोड़ा कांग्रेस पे फोड़ा और कांग्रेस शून्य पे आ गई। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो 2013 का चुनाव हुआ, जो आम आदमी पार्टी ने जो सीटें जीती 28 सीटें, उसमें मात्र जो हैं जो 10 सीटें हैं उनका जो फासला था, जो मार्जिन, विनिंग मार्जिन था, लेस देन 5% था। और 2015 में ये विनिंग मार्जिन जो है बढ़ गया। ये विनिंग जो ये जो 2013 में 10 सीटों पे था और 2015 में ये जो है मार्जिन जो है मात्र 4 सीटों पे रहा, राइट। और 2020 में 13 का, 15 का और 20 में फिर से ये मार्जिन जो 10 सीटों पे कम मार्जिन 5% से जीते। इसका मतलब जब 2008 का चुनाव हुआ, शीला दीक्षित जी का जो आखिरी चुनाव, जो कि आखिरी बार जो जीती थी, उस समय भी अगर आप देखेंगे बीजेपी ने 43 सीट्स लाई थी, राइट।
और उसमें 43 नहीं। ये कांग्रेस ने 43 सीट्स, जी। कांग्रेस ने 43 सीट्स लाई थी, और जो मार्जिन जो था सीटों का वो लगभग 13 सीटों का वो मार्जिन जो था कम था जी। और उसी प्रपोर्शन में बीजेपी की 9% सीटों का वही मार्जिन 5% सीटों से कम हुआ था। इसका मतलब ये है, ये जो चुनाव है ये बेसिकली रेफरेंडम है केजरीवाल की परफॉर्मेंस है, केजरीवाल जी की परफॉर्मेंस पे। केजरीवाल जी ने अगर अच्छा काम किया है, अगर उनकी राजनीति को लोग पसंद करते हैं तो केजरीवाल जी जरूर जीतेंगे। अगर उनकी राजनीति और उनके काम, स्कूल हों, जो उनके जो मोहल्ला क्लिनिक्स हों, बिजली की जो उन्होंने सब्सिडी दी है वो, और बसों में महिलाओं को सुविधा दी है, अगर उनको वो पसंद नहीं आए, उनकी गारंटीज पसंद नहीं आई, तो केजरीवाल को वो बाहर भी कर सकते हैं। विनोद अब्बास, ये तो बात कही क्या कि क्या आंकड़े कर रहे हैं, लेकिन एक तो आप जमीनी पत्रकार हैं, जमीन पर जाते हैं, जमीन पर देखते हैं समीकरण, क्या कहीं, क्योंकि कल मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था कि क्या स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं फिर से क्या ये सीधा टकराव दिख रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में? कांग्रेस और कमजोर होती जा रही है, ऐसा नहीं है क्या कि बहुत ज्यादा मजबूत हो, कि समीकरण बदलने की स्थिति में हो, ऐसा दिख रहा है? खासतौर पर ग्रामीण सीटों पे आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? मैं आपको बताऊं कुणाल जी, 2015 और 20 के चुनाव की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। उन दोनों चुनावों में कांग्रेस जो है मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी, और उसका पहला लक्ष्य था कि बीजेपी को रोके किसी तरह। हाँ। क्योंकि नेशनल लेवल पे बीजेपी से टकराव था, कांग्रेस ने यहाँ जो है हथियार डाल के रखे और मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा, एक औपचारिकता सी निभाई गई। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है। इसकी बानगी ये गांव की सीटों पर भी आपको दिख रहा है? हाँ, मैं उस गांव पे भी बताऊंगा। इसकी बानगी जो देवेंद्र यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव से पहले जो दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, एक जो उन कांग्रेस का जो मजबूती का ही आधार था कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो दिखाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आपको बता दूं, इससे पहले भाजपा कभी इस तरह की यात्रा निकालती थी, कांग्रेस ने कभी नहीं निकाली। मदन लाल खुराना जी के टाइम पे परिवर्तन यात्रा, न्याय यात्रा तब निकलती थी। अब ये बहुत सालों के बाद दिल्ली में ऐसी यात्रा देखी गई दिल्ली के लेवल पर। अब आ जाओ ग्रामीण इलाके की सीटों पे बताऊं मैं, वहाँ आमतौर पे भाजपा का पलड़ा मजबूत रहता था ज्यादातर सीटों पर, लेकिन इस बार कई सीटों पे कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है वहाँ। जैसे कौन कौन सी सीट? जैसे नरेला में मैं आपको बताऊं, नरेला में कांग्रेस ने जो है वहाँ एससी कैंडिडेट खड़ा किया, महिला और दलित दोनों। हाँ, महिला और दलित, वो जो है 2002 में वो निर्दलीय चुनाव जीती हुई है वहाँ से। हाँ। उस सीट पे। हाँ। फिर बाद में कांग्रेस में आ गई थी, कांग्रेस से चुनाव जीती है वो। और तो इसके अलावा 2008 से पहले नरेला सीट एससी सीट होती थी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 2000 में जब 8 में प्रीसिमन हुआ तो ये जनरल सीट होगी। अतः इससे साबित ये होता है वहाँ एससी हैं, जे कॉलोनी भी है वहाँ। हाँ। और तो क्या, लेकिन कल मेरी बात हुई जो शरद चौहान और खत्री साहब के बीच में, नील दमन खत्री के बीच में जो मुकाबला है, राजकरण खत्री की जगह नील दमन खत्री को तो इस बार नहीं दिया उन्होंने, राजकरण खत्री के बीच में जो मुकाबला है, ये कहा जा रहा है कि पहले जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था वो कमजोर था, उसको बदलने के बाद मजबूत कैंडिडेट हो गया है और शरद चौहान को अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला? हाँ, बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ। मैं आपको बताऊं, दूसरा मैं मुंडका सीट पे आ रहा हूँ आपको। मुंडका सीट पे देखो, कांग्रेस का पिछले 2 चुनावों में खाता भी नहीं खुला, लेकिन इस बार जो मुंडका सीट से जो कैंडिडेट है वो सिटिंग एमएलए चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे। वो आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए। तो वो भी उन्होंने चौकोना मुकाबला बना रखा है वहाँ पर। अच्छा, मतलब वहाँ बीजेपी। चौथा कौन है? हम रामवीर शौकीन जो 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अच्छा। वहाँ पर तो वो चौकोना मुकाबला बना हुआ है वहाँ, और चौकोने मुकाबले में कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई बाजी मार सकता है। हाँ, कोई भी बाजी मार सकता है। इसके अलावा मैं आपको बिजवासन सीट बताऊं। बिजवासन सीट पे जो है आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, उनकी वाइफ वहाँ निगम पार्षद है और वो राजनगर इलाके के रहने वाले हैं। वो वहाँ के स्थानीय निवासी राजनगर कॉलोनी के। और बीजेपी के जो कैंडिडेट है कैलाश गहलोत, वो नजरकोट इलाके के मित्राऊ गांव के रहने वाले हैं। हालांकि वो वहाँ पर वसंत कुंज में रहते हैं, तो चुनाव इस बार वो वहाँ से लड़ रहे हैं नजरकोट। लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट है देवेंद्र सहरावत, वो महिपालपुर गाँव के हैं और वो बड़ा गांव है, और उसके साथ में जो रंगपुरी गांव साथ में जुड़े हुए, उनका राजनीतिक गठजोड़ भी रहता है। और कल एक पंचायत भी हुई है, आपको बता दें कि कल एक पंचायत भी हुई
जो कि महिपालपुर गांव में हुई। हम आएंगे और सीटों का समीकरण देखेंगे। सबसे पहले अब जो है, अब हम सीट वाइज हम थोड़ा सा चलते हैं। रामेश्वर जी, आप कह रहे थे कि कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपको लग रहा है कि चुनाव इधर उधर हो सकता है कांग्रेस की वजह से। जरा आप उस पर थोड़ा खुलासा कीजिए, क्योंकि मुझे बड़ा रोचक ये जानकारी लग रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आज सुबह एक समय हम फिर लेंगे। फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं जो भी दर्शक, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर अक्सर खान हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। उनका कहना है केजरीवाल को हराओ, दिल्ली बचाओ, ऐसा उनका कहना है। ऐसे ही आप कमेंट देते रहिए और हम उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं, ये हम अपने तमाम दर्शकों को लगातार गुजारिश कर रहे हैं। तो आप अपने कमेंट्स जरूर भेजें। और हाँ, रामेश्वर जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो मैं 20 सीटें हैं और उनके कैंडिडेट्स के नाम आपको बताऊंगा, हाँ, उसमें वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवारों को आप बहुत आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये बोले कि नहीं, आम आदमी पार्टी का खेला चल रहा है और बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन ये जो नेता हैं ये दिल्ली की नब्ज को पहचानते हैं। खासकर अपनी विधानसभाओं में इनका जलवा रहा है और इनकी एक इनका कभी नाम रहा है। अच्छा, मैं दूसरी बात, मैं नाम तो बताऊंगा। अभी संजय काऊ जी ने बोला कि 2013 के अंदर जो वोट थे वो शीला दीक्षित के खिलाफ पड़े थे। मैं इनकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि उस वक्त शीला दीक्षित के खिलाफ वोट पड़े थे या नहीं पड़े थे वो अलग बात है। उस वक्त एक जो है ना जादूगर आया था, हाँ, 2013 के अंदर, और उस जादूगर ने अपने पिटारे में से जो निकाले थे ना कबूतर, खरगोश और पक्षी, वो जो थे ना उन्होंने दिल्ली वालों को प्रभावित किया। और दिल्ली गिलहरी भी, अच्छा, तो वो जो थे ना वो कबूतर, चिड़िया, खरगोश अभी तक दौड़ रहे हैं और अभी तक उड़ रहे हैं। वो गिलहरी लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि अब कांग्रेस जो ना उस पिटारे को बंद कर सकती है। अब मैं आपको कैंडिडेट्स के बारे में बताता हूँ और विधानसभा के बारे में बताता हूँ, आप देखिएगा। देखिए, बादली से देवेंद्र यादव हैं, हाँ, सब जानते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हाँ, पहले 2 बार जीत चुके हैं। बवाने से सुरेंद्र हैं, हाँ, वो भी पहले जीत चुके हैं। सुल्तानपुर माजरा से जय किशन हैं, 4 बार जीत चुके हैं अपनी पत्नी समेत। वजीरपुर से रागनी नायक हैं, ठीक है, वो पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन वो एक जाना पहचाना दूसरी बार चुनाव, पहले वो जनकपुरी से लड़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो भी एक जाना पहचाना चेहरा है। और सदर से अनिल भारद्वाज है, जो पहले कभी त्रिनगर से चुनाव लड़ते थे। चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल है, ठीक है, वो इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो जेपी अग्रवाल के बेटे रहे हैं, जो कई बार दिल्ली के सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा बल्ली मारान से हारून यूसुफ हैं, पटेल नगर से कृष्णा तीरथ हैं, वो आपको पता ही है, वो केंद्रीय मंत्री भी रही है। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री रही है, बीजेपी में गई, फिर वहाँ से आई। वो आना जाना तो खैर सब बहुत लोगों का लगा रहता है। हाँ, इसके अलावा उत्तम नगर से मुकेश कुमार है, जानते हैं, वो तो मुकेश शर्मा है, जो दमदार नेता रहे अपने टाइम में और खादी बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे थे। इसके अलावा द्वारका से आदर्श शास्त्री हैं, जो पहले कभी आम आदमी पार्टी से जीते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं। गिलहरी आ गई क्या? अच्छा, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत हैं, उनका अपने इलाके में उनका एक रसूख है और वो पहले आम आदमी पार्टी से कभी चुनाव जीते थे। नई दिल्ली से संदीप दीक्षित, सब जानते हैं, 2 बार सांसद रहे हैं वो। जंगपुरा से फराज सूरी हैं, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त हैं, पहले काउंसलर रहे हैं, अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मालवीय नगर से जितेंद्र कोचर हैं, कालका जी से वो एमसीडी लीडर ऑफ हाउस रहे हैं, एमसीडी में। लेकिन ये बात बताइए, ये लिस्ट है, मैं थोड़ा सा अरशद साहब पर जाऊंगा। अरशद साहब, आपने तो कई दशकों की पत्रकारिता की है, जब माइक सर अरशद साहब को दे दे। 4 नाम हो रहे, चार नाम हम करेंगे जी, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको लगना चाहिए ना कि हाँ, ये लोग कुछ मेहनत करके आए, आपने होमवर्क किया है, होमवर्क करके आए जी। और इसके अंदर पहाड़गंज से अनिल चौधरी हैं, पटपड़गंज से अनिल चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं। सीमापुरी से राजेश लेलोटिया, जो पहले कभी पटेल नगर से चुनाव जीते थे। गोंडा से भीष्म शर्मा है, वो भी 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। और बाबरपुर से हाजी मुश्ताक इशराक। हाँ, तो ये लोग हैं, आप इनको कैसे इग्नोर कर देगी दिल्ली की जनता? अरे थोड़ा बहुत भी अगर दिल्ली की जनता की आंख में पानी आ जाएगा कांग्रेस के लिए, तो मुझे लगता है कि ये सीटें जो है ना, ये कुछ ना कुछ दिल्ली के अंदर धमाल मचाएंगी। इसमें जो नाम हुआ, अरीबा खान का नाम नहीं लिया है इन्होंने, अरीबा खान को आप जोड़ दीजिए। ओखला में क्या कुछ गेम बदल रहा है क्या? क्योंकि ये जो मुझे पता चला है कि
पिछले 2-3 दिनों में कुछ गेम बदल रहा है। ऐसा पहले अरीबा खान को बहुत स्ट्रांग माना जाता था, क्या अमानतुल्लाह ने वापसी की है, ऐसी कुछ सूचना है, क्या लग रहा है? ये तो नाम डॉक्टर रामेश्वर दयाल ने बताए, लेकिन जमीनी तौर पर कोई जीतने वाला भी इसमें लग रहा है या कुछ इसमें चांसेस? ओखला का जहाँ सवाल है, हाँ, ओखला में बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। ओके, देखिए मुस्लिम वोट है, डिसाइडिंग वोटर वही है कि अब एक जो तबका है वो उसका मानना ये है कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, लेकिन अरीबा के कैंडिडेचर होने से वो एक थोड़ी सी लकीर खिंची थी उसमें। पिछले जो हफ्ते हम देखा था, अरीबा का काफी ग्राफ ऊपर था और अरीबा आसिफ खान की बेटी है और अच्छा वो है, तो वो कांटे का मुकाबला है वहाँ। अभी मतलब कुछ भी हम किसी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते आज की स्थिति में, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो ये नाम गिनाए हैं कि लोग वाकई दिल्ली में इन लोगों का वजूद हल्का फुल्का नहीं है। अब जिस सेक्शन में केजरीवाल घुसे हुए हैं, गरीब सेक्शन में, अब जैसे मुकेश शर्मा की बात करें, उत्तम नगर से विधायक है मुकेश, ये रिसेटलमेंट कॉलोनी उनका विषय था, उसके बारे में कांग्रेस में कोई बात करता था तो मुकेश शर्मा होते थे। उन्हीं लोगों की बसाई हुई, उन लोगों के प्रोटेक्शन में ये लोग बहुत आगे रहे हैं और जितनी भी रिसेटलमेंट कॉलोनी में कांग्रेस के शासनकाल में तमाम अड़चनों के बावजूद जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, तो वो वोटर लड़के कराई। मतलब कि उसमें कहता था सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट के तमाम आदेश है, तो उसके बावजूद शीला जी ने उसमें कहा कि किया उसमें और उसको सुविधाएं दी, तो वो वोटर जो है कांग्रेस का वोटर माना जाता था। जैसे उत्तराखंड की बात कही, अब सवाल ये है कि ये जो सीटें हैं, इन सीटों पे अगर कांग्रेस हाईकमान ढंग से इन 15 दिन के अंदर काम करे, लेकिन हवाबाजी में नहीं, एकदम जाके अगर वर्क करेंगे वहां पर, अगर तो कुछ माहौल बदल सकता है और केजरीवाल का समीकरण बिगड़ सकता है। आपसे भी हम ये पूछना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कुछ खेल बिगाड़ रही है, नहीं बिगाड़ रही है? कितना है, कौन सी सीट है जहां पर कांग्रेस अच्छा कर रही है? अगर आप उस सीट से आते हैं तो जरा हमें उसके बारे में फीडबैक दीजिए, हम आपका फीडबैक लाइव शामिल करेंगे इस अपने कार्यक्रम में। ये एक बहुत रोचक है मुद्दा है, क्योंकि मुद्दा इसलिए रोचक है क्योंकि कांग्रेस का जो फोकस है वो पिछले दिनों तक सरकार बनाने पर नहीं था। तो अगर उसे जमीन हासिल हो रही है, जमीन कुछ वो गेन कर रही है, तो क्या नुकसान करने के लिए किसी को कर रही है या खुद को जीतने के लिए कर रही है? आपका क्या एनालिसिस करता है, हमारे दर्शकों का एनालिसिस क्या करता है? आप लाइव एनालिसिस कर सकते हैं और हम इसको शामिल करने की अपनी कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जो हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं कि कांग्रेस खेल बिगाड़ रही है, हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि कांग्रेस एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना खेल खेल रही है। वो किसी कोई पार्टी उनके ये किसी के कंधे पे बंदूक रख के कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है अपना जो खेल खेल रही है, वो वैसा नहीं चलता है। कांग्रेस को आगे जाके लोकसभा चुनाव लड़ना है, उनको यहाँ की जमीन को मजबूत करना है। और जो ये बार बार बोला जा रहा है कि कांग्रेस, अगर कांग्रेस नहीं चाहती तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को नहीं उतारती, शीला दीक्षित जी के बेटे को नहीं उतारती, अलका लांबा को नहीं उतारती। तो ये गलत नैरेटिव है कि कांग्रेस खेल बिगाड़ रही है। बहुत बढ़िया पॉइंट रखा है संजय काऊ साहब ने, और इस पर भी हम आपकी राय रखना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस वाकई नेशनल पार्टी होने की वजह से मजबूती से चुनाव लड़ रही है? ये भी एक बड़ा डिबेट का पहलू है, तो हम उस डिबेट में आपको भी शामिल करना चाहते हैं। जी अर्शद भाई, आप जो बात बोल रहे थे उसको अगर कंक्लूड करें कि मुस्लिम इलाकों में क्या जो सबसे ज्यादा उम्मीद है कांग्रेस को, वहां पर कोई ट्रैक्शन मिल रहा है या अभी तक ट्रैक्शन नहीं है? सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व तो अगले 7-8 दिनों में कैसे चुनाव प्रचार करेगा उस पर पूरा कुछ निर्भर है। सर, मुझे नहीं दिखता कि मतलब कांग्रेस के पक्ष में कोई मुसलमानों में हवा बह रही हो। अच्छा, कैंडिडेट को लेके तो है, जहाँ अच्छे कैंडिडेट राजेश लिलोटिया है, राजेश लिलोटिया इस दिल्ली में चले गए, तो राजेश लिलोटिया के प्रति वो मुसलमानों का रुझान दिखाई दे रहा है उनको, क्योंकि वो दलित सीट से हैं और अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं। उनको अगर दलित और मुस्लिम मिलकर वोट मिल गया तो वो कुछ नया समीकरण बन सकता है वहाँ पर। तो इसी तरह से जो अब शोएब इकबाल हैं, वो कांग्रेस में नहीं गए, तो मटिया महल जो हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ कांग्रेस कुछ कर सकती थी, वहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा। सीलमपुर में मतीन की वजह से वो काम खराब हो गया। इसी तरह बाबरपुर तो सीलमपुर में मुश्किल में है, तीसरे नंबर पे है कांग्रेस आज की तारीख में। हाँ सर, मतलब तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे वहाँ पर ये हो सकता है। सुमन, अभी हम दो और भी हमारे पास कमेंट आए हैं, सुमन को हम इसमें जोड़ेंगे। सुमन से मैं पूछूंगा कि आखिरकार
क्या स्ट्रेटजी है? क्या कुछ रैली वैली का कुछ फाइनल हो रहा है कि राहुल गांधी 28 तारीख से अगर रैली कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की कुछ रैली लगाई गई है, कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनकी रैलियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कौन कौन से इलाके हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है? इस बीच में मैं दो अपने दर्शकों को जोड़ना चाहूंगा। गौरव नौडियाल हैं, वो कह रहे हैं इस बार कांग्रेस के पक्ष में है मुस्लिम वोटर। रेखा कुमार हैं, वो कह रही हैं कालका जी सीट पर अगर राहुल जी एक रैली हो जाएगी तो ये सीट कांग्रेस की सीट पक्की है, क्योंकि कालका जी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। तो ये रेखा कुमार कह रही हैं। और भी आप लोग बिल्कुल शामिल हो सकते हैं और हम इसी तरीके से लाइव आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। जी सुमन। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी कमेंट पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कुछ देर पहले ही अजय माकन साहब, सीरियसली हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस क्या पीछे हट गई क्या? हाँ। तो मैं आपको बताऊं कांग्रेस पीछे हटी नहीं है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर अजय माकन एक नया विषय, नई चर्चाओं के साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका चल रहा है एआईसीसी में। तो ये समझने की चीज है कि क्या विषय है? विषय मैं ठीक से स्टडी नहीं कर, हमारी पार्टी खिलाफ है पूरा। वो सीएजी रिपोर्ट है, तमाम सारी चीजें। हर दिन उनको एजेंडा दिया गया कि हर दूसरे दिन केजरीवाल के खिलाफ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सहित और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ केजरीवाल, ये अजय माकन जब बोलते हैं बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ बोलते हैं, क्योंकि सबसे युवा नेता के तौर पे कांग्रेस में दिल्ली जब हम लोगों ने कवर किया था, वहां से लेके सेंट्रल तक जाना और दिल्ली की खूबसूरती के साथ साथ दिल्ली में जो डेवलपमेंटल वर्क है उसमें एक बड़ा योगदान कहीं न कहीं हमें आपको मानना पड़ेगा। जब भी सीलिंग डेमोलिशन की चर्चा होती थी, दिल्ली वाले हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत अच्छी तरह याद कीजिए 2005, 6, 7, 8, 9, 10 की घटना है। उसके बाद जब इनको केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय बनाया गया था तो वो 18, 1900, 1700 कुछ कॉलोनियां थी, उनको भी डेवलप करने के साथ साथ उनको परमानेंट करने की बात हुई थी कि इनको इनकी समस्याएं खत्म कर दी जाए। तो वो आपको ये हमें आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो सिर्फ मुसलमान वोट बैंक ही नहीं है, अनाथराज कॉलोनी भी डेवलप अगर की गई है दिल्ली में तकरीबन 70% के। अभी संजय सर कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि यहाँ कांग्रेस अगर अपना सिर्फ वजूद नहीं, कांग्रेस सिर्फ यहाँ स्ट्रांगली खड़ी होती है तो यहाँ कहते हैं कि तूफान आ जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। वो सिर्फ मुसलमान वोटर ही नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी को कितनी सीट पे आपको लगता है कि डैमेज कर देगी? क्यों तूफान, ये जो शब्द है तूफान, ये बहुत बड़ा शब्द है। ये तूफान क्यों है? क्योंकि कांग्रेस, मैं कई सारे लोगों से भी मैं भी बात करता रहता हूं, तो लोग कहते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट है, कई सारी सीटों पे तो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो ये तूफान कहां से आ रहा है? मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कुणाल कि अभी जो क्यों परेशानी आम आदमी पार्टी की हो रही है उसके बाद बात करेंगे। अभी जो इनके इंटरनल सर्वे है, किसकी? आम आदमी पार्टी की। उसके इंटरनल सर्वे पे ले लीजिए ना। क्या कह रहा है इंटरनल सर्वे? आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या कर रहा है? कितनी सीट पे कांग्रेस खेल बिगाड़ रही है? खुद ये 40-42 के बीच ही अटक रहे हैं इंटरनल सर्वे के बाद। तो आप सोच सकते हैं जब खुद पार्टी ये समझने लगे कि भैया हमारे पास 40-42 हम सरकार बना ले, इतना ही उनके लिए काफी है। क्यों? कांग्रेस की तूफान की वजह से। कि वो जैसे मूव करने लगते हैं ना, जैसे राहुल गांधी नहीं, उनके कितने नेताओं के नाम आपने ली? कितने सीटों की? 20 सीट पे ये वैसे नेता हैं जिन वो 10 साल का दौर चला गया, वो आम आदमी पार्टी चली गई। चीफ सेक्रेटरी कहते थे जिस फाइल में उठा लो, हाथ लगा लो, साले सीधे घोटाला निकल के आता है। क्या संजय झा जी, आप सुमन की बात से सहमत है? जी एक मिनट, जी रामेश्वर, जो 20 सीटें बताई उसमें एक सीट और जोड़ लीजिए। हाँ। अभी चूंकि अभी किसी दर्शक ने बोला है कि कालका जी सीट पे कांग्रेस स्ट्रांग है, तो कालका जी से जो अलका लांबा लड़ रही है वो भी, उनका भी दिल्ली के अंदर नाम है। और आपने मटिया महल भी सीट नहीं है, आसिम वहां से लड़ रहे हैं, मजबूत हो ना हो, लेकिन आसिम वहां पर चुनाव मैदान में है। आसिम अहमद खान है जो कि चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी में थे और वो शायद मंत्री भी रहे। मंत्री भी रहे। बीजेपी ने रणनीति बदली है, उसको ध्यान दीजिएगा। बीजेपी ने रणनीति बदल ली है। हाँ, बीजेपी की रणनीति पर भी बात करेंगे कि कांग्रेस से उनको कैसा फायदा हो रहा है। क्योंकि शिवम जो है हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उन्होंने लगता है आप ही की बात सुनिए, उन्होंने कहा है कांग्रेस जितना मजबूत होगी बीजेपी के लिए राह उतनी आसान हो जाएगी। जी संजय जी, क्या आप बोलना चाह रहे थे? नहीं, राह किसकी आसान होगी ये तो 8 को देख लेंगे। हाँ। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से 15 और 20 के विधानसभा चुनाव में कहीं भी दिख नहीं रही थी और इस बार वो 35 सीटों पर दिख रही है। हाँ, इसके अलावा 35 सीटों पर अभी तो डॉक्टर साहब ने 20 सीटें गिनाई, आपने 35 बढ़ा दिया। नहीं, जी मेरा कहना है कि वो 20 बेहतरीन चेहरे हैं। हाँ। लेकिन
ये जो रुझान है जिसमें कांग्रेस को थोड़ा सा इजाफा दिख रहा है, करीब 12% वोट उन्हें अभी तुरंत मिलता दिख रहा है। हाँ। उन्हें लगता है कि अगले एक सप्ताह में वो 25% तक जा सकते हैं। इसके 12 से अलावा 25 तो डबल से ज्यादा का जंप हो गया। हाँ, ये एक हफ्ते में हो सकता है। ये कोशिश में नेतृत्व लगेगा अभी। अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना है कि जिस हिसाब से कांग्रेस ने अलग अलग सीटों पर चेहरों को रखा है, हाँ। जैसे संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से 2 बार सांसद रहे हाँ। और इस बार एक सेफ सीट बाबरपुर लड़ना चाहते थे, वहां से वो आंतरिक तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन नेतृत्व ने जब देखा कि हमें एक चैलेंज देना है और हमें त्रिकोणीय संघर्ष में कड़ा मुकाबला करना है, तो संदीप दीक्षित को बाबरपुर से नई दिल्ली लाया गया और नई दिल्ली में समीकरण बदला है। इसका असर अन्य सीटों पे जाएगा। मेरा कहना यह है कि ये जो नई दिल्ली सीट है, यहाँ पिछले 2 चुनाव में करीब 1.5 लाख वोटर थे, लेकिन सरोजनी नगर, किदवई नगर जैसे कॉलोनियों का पुनर्निर्माण होने से करीब 35-38 हजार वोटर घट चुके हैं। मात्र 1,05,000 वोटर बचे हैं। अब 1,09,000 वोटर में प्रतिदिन पिछले 4 हफ्ते से संदीप दीक्षित डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो उसका असर जो है सिर्फ नई दिल्ली पे नहीं है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की सीट पे एक कड़ा संघर्ष कांग्रेस सीधा दे रही है, तो सिर्फ नई दिल्ली पे असर नहीं होगा, ये पूरी दिल्ली पे असर डालेगा। नई दिल्ली पे क्या होगा, ये आपसे भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि नई दिल्ली पे क्या होगा। क्या आपको लगता है कि संदीप दीक्षित कुछ खेल कर रहे हैं, वहां पर जीत सकते हैं? हम अपने दर्शकों से भी जानना चाहेंगे, आप भी अपनी राय देते रहिए जी। मेरा कहना है कि संदीप दीक्षित ने एक बड़ा ही गहन प्रचार किया है। उन्होंने क्या किया है कि प्रत्येक कॉलोनी का पैदल दौरा किया है, एक एक घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हर फैमिली उन्हें उनकी माताजी शीला दीक्षित से जोड़कर देख रही है। तो उनके अंदर एक उत्साह सा है कि एक व्यक्ति जो बड़े कद्दावर नेता, दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केजरीवाल जी से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जनता से अच्छी सहानुभूति दिख रही है, तो कहीं न कहीं नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ये खुला गेम है, अभी 1 सप्ताह बाकी है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व संजय कौल साहब, क्या नई दिल्ली में संदीप जीत सकते हैं, ऐसी संभावना? देखिए, जीत हार तो उसी दिन पता लगेगा, 8 तारीख को ही पता लगेगा। संभावना क्या है? लेकिन एक चीज तय है, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा जी के जो बेटे हैं, वो भी कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के कामों का फायदा संदीप दीक्षित जी को जरूर मिलेगा। विनोद भाई, हमें आप गांव की सीट बता रहे थे, आपने बिजवासन बताया, आपने नरेला बताया, आपने मुंडका बताया, और कोई सीट है जहां पर आपको लग रहा है कि खेल हो रहा है? बादली बताया आपने। नहीं, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जो 20 नाम गिनाए थे, अभी उसमें बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कालका जी भी जुड़ा, तो मैं 2 नाम और उसमें जोड़ रहा हूँ भारी दिल्ली के। एक तो नांगलोई में है, अच्छा, रोहित चौधरी जो डूसू के प्रेसिडेंट रहे हैं और मास्टर विजेंदर के भतीजे हैं। हाँ, मास्टर जो उनके जो ताऊ वहाँ से एमएलए रहे हैं, और जो है वो तेलंगाना के प्रभारी भी थे, और उन्हीं के दौरान वो जो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। जी जी जी। और वो जो है ना पिछले 6 महीने से वहाँ चुनाव की तैयारी कर रहे थे, मतलब अभी नहीं के टिकट मिला था, अभी आ गए। 6 महीने से अपनी जो प्रसार शुरू कर रखा था उन्होंने, वो भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं नांगलोई पे। इसके अलावा महरौली सीट है, महरौली सीट पे जो है ना कांग्रेस के पक्ष में समीकरण है और उनकी कैंडिडेट भी अच्छी है, पुष्पा सिंह। लेकिन वहाँ बाबा आ गए। नहीं, बाबा आगे बालकनाथ है। हाँ, आगे, लेकिन जो है देखो क्या होता है, गांव वालों का एक कल्चर है कि जो आगे निकलता दिखेगा उसी के साथ चले जाएंगे। तो जो है बाबा के साथ तो 1 या 2 गांव के कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ तो कई गांव हैं, तो उसका वो भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। इनके जो पति चौधरी सतबीर सिंह थे, दिल्ली के मेयर रहे हुए हैं, और वो भी यहाँ से चुनाव लड़े हुए हैं बुरे वक्त में कांग्रेस के में, और ये भी खुद पार्षद रही हुई है इस सीट से, वो भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। एक मुस्तफाबाद सीट पे भी कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि अवतार सिंह भडाना का बेटा भी चुनाव लड़ रहा है बदरपुर से, उसका कैसा चुनाव चल रहा है? बदरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि देखो वो उस खानदान के बारे में बताऊं, है तो हरियाणा के, वो क्रांतिकारी है, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में भी लड़ चुके हैं, हरियाणा में लड़ते, अब पहली बार वो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्रांतिकारी परिवार है। हाँ, उनको हल्के में नहीं ले सकते। एक बड़ा रोचक है जी। एक चीज मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, जो कि
जब आम आदमी पार्टी बार बार ये पूछती है कि यार कांग्रेस जो है हमारे खिलाफ लड़ रही है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, उनसे भी ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब वो गुजरात में लड़ रहे थे या गोवा में लड़ रहे थे तो वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बार बार जो सवाल आता है वो यही आता है कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती या गुजरात में नहीं लड़ती तो क्या कांग्रेस हरियाणा की बात भी सुमन कर रहे हैं। गौरव ने दो मैसेज किया, उन्होंने कहा कोंडली विधानसभा में अक्षय एक युवा चेहरा है, मजबूती से लड़ रहे हैं और केजरीवाल जी खुद हार रहे हैं, ये भी उनका कहना है। विनोद मिश्रा कह रहे हैं मोदी जी जिंदाबाद, और कुलदीप सिंह कह रहे हैं केजरीवाल नहीं दिल्ली चुनाव चुन रहा है। क्या उनका थोड़ा सा मुझे अभी मैसेज क्लियर नहीं है। लेकिन सुमन, ये जो बड़ा रोचक सवाल ये है कि कांग्रेस खुद जीतना चाह रही है कि नहीं जीतना चाह रही है। हम लोग तो बहुत सारे उम्मीदवारों पे हमें लग रहा है, लेकिन कांग्रेस खुद क्या चाह रही है? कांग्रेस खुद चाह रही है कि चुनाव जीतने के लिए है, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो क्या बीजेपी की अच्छा, जिताने की बात कर रहे हैं, बीजेपी की जिता रही है कांग्रेस, ये है या क्या है? मतलब खुद जीतना चाह रही है या नहीं चाह रही है? कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? देखिए, एक बात और भी आपको बता दूं कि जब तक अगर जीतना नहीं चाहती तो संदीप दीक्षित को सामने नहीं लाया जाता, फरहाद सूरी को सामने नहीं लाया जाता, अलका लांबा को आप नहीं लाते। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व कहाँ है? अब वही मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ मैं उस शब्द को भूल गया था, मुझे अचानक ध्यान आया। राष्ट्रीय नेतृत्व को कौन कहां किस तरीके से, क्योंकि एआईसीसी में पहले आपको पर्ची यहां से भेजना पड़ता है और वो बताते हैं कि हमारे पास ये नेता हैं, किस विधानसभा में चाहिए। तो जैसे आप यहां से भेजेंगे कि भाई मेरे विधानसभा में ये दीजिए, तो 3-4-5 डॉक्टर साहब 3-4-5 नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ राहुल गांधी को मत भेजिए। आपको याद होगा पंजाब में राहुल गांधी को नहीं, हाँ बस समझिए उनके वोट बैंक या उनका जो सेगमेंट है वहां कहते हैं वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी को मत भेजिए, यहाँ इस नेता को भेज दीजिए। जैसे किस नेता की डिमांड ज्यादा चल रही है? अब मैं आपको बता दूं कि हरीश रावत की क्यों बात हो रही थी। हरीश रावत यहाँ शांत बैठे हुए हैं, हरीश रावत एक अच्छे नाम हुआ करते थे। उत्तराखंड के वोटर जो हैं वो इस बार ज्यादातर इम्पैक्ट दिखा रहे हैं या ज्यादा उनका असर जो है वो बीजेपी के साथ है। तो इस बार यहाँ उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद कुछ राजस्थानी वोटर्स भी हैं। अशोक गहलोत एक बहुत बड़े नाम हुआ करते हैं। अशोक गहलोत जाट और तमाम सचिन पायलट घूम रहे, सचिन पायलट बहुत जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और मैं जो आपको समाचार दे रहा हूँ उसमें पप्पू यादव मैं कल की रात पप्पू यादव लगातार जो बिहारी डोमिनेटेड पूर्वांचली डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल रात में बहुत अच्छी भीड़, लिट्टी चोखा से लेकर तमाम सारी चीजें इतने शानदार रही है जी। तो पप्पू यादव का क्या असर हो रहा है? पप्पू यादव हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, सचिन पायलट, इनका क्या है? इमरान प्रतापगढ़ी से अरशद भाई से भी थोड़ा सा मैं ले लूंगा। इमरान प्रतापगढ़ी का क्या इम्पैक्ट है? इसलिए कि मैं फरहाद सूरी और मैं एक लाइन मेरा बच गया, एक लाइन मेरा बच गया, इसलिए बच गया कि पप्पू यादव की चर्चा मैं भूल ही गया था। सुबह मैं अखबार कल की बात मैं कर देता हूँ, क्योंकि पटवारगंज के हिस्से में ना कुछ इलाका जो है पूर्वांचलियों का गढ़ है और अभी तक आम आदमी पार्टी का ही वहां असर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि पप्पू यादव एक ऐसा नाम हुआ करता है, यहाँ आम आदमी पार्टी के पास वो बंदे नहीं जाते हैं अपने बच्चों को दिखाना हो या एम्स में कहीं जाना हो तो पप्पू यादव के घर पे जाते हैं कि यहाँ के हॉस्पिटल की हालत कहने के लिए बहुत बेहतर है, नहीं है। और एक बड़ा सा माहौल जो है वो पप्पू यादव हमेशा बनाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए जिन जिन विधानसभा पे ये जा रहे हैं ना, पूर्वांचलों का बहुत अच्छी पकड़ है और वहां से सीधे सीधे पप्पू यादव जुड़ते हैं। लिट्टी चोखा हो, मटन चोखा हो, मतलब मटन लिट्टी हो या इस तरह की जितनी पार्टी हो, आपको पप्पू यादव वहां नजर आ जाएंगे। इसलिए पप्पू यादव का इम्पैक्ट है। तो यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी का इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि जब यहाँ पर गुलाम नबी आजाद होते थे तो उनकी पकड़ थी मुस्लिमों में, यह माना जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी को गुलाम नबी आजाद के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया, राज्यसभा भी भेजा गया। इमरान प्रतापगढ़ी बड़ा शायराना अंदाज में रैलियां करते हैं और जहां पर राहुल गांधी अभी 2-3 रैलियां होनी थी वहां नहीं पहुंच पाए, सदर की बात है या मुस्तफाबाद की बात है, वहां जाकर इमरान प्रतापगढ़ी ने जाकर के वहां पर रैलियों की कमान संभाली। तो क्या उनका इम्प्रेशन, उनकी बात कई मुस्लिम आबादी में सुनी जा रही है? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जो है एक बड़े अच्छे संचालक हैं, मतलब मंच का बहुत अच्छा संचालन करते हैं और उनकी वाक्पटुता, उनकी जो भाषा, उनके जो शेर शायरी का अंदाज है वो केवल मुस्लिमों को नहीं, वो उस सभा को बड़ा प्रभावित करता है।
लेकिन मुसलमानों के इलाकों में वो इतना जरूर है कि नाम इमरान प्रतापगढ़ी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, भीड़ इकट्ठी हो रही है। कैंडिडेट कहता है इमरान साहब आ रहे हैं तो वो लोग इकट्ठे होते हैं, और उसमें अब वो कितना मतदाताओं पे असर डाल पाएंगे वो नहीं कह सकते, लेकिन उनके जाने का कुछ न कुछ एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। एक चीज और सर, जो मुझे एक फीडबैक है हमारे पास कि लास्ट मूवमेंट में प्रियंका गांधी के रोड शो होंगे दिल्ली में। हाँ, ये बात हमारे पास भी। वो रोड शो जो है वो अगर प्रियंका गांधी के 5 रोड शो अगर दिल्ली में होते हैं तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा उससे हो सकता है, और उससे जो है जो मुस्लिम वोटर या गरीब वोटर, जो दलित वोटर जो बिल्कुल मतलब अभी निर्णय ले चुका है आम आदमी पार्टी के साथ, वो टर्न ले सकता है, वो वापसी हो सकती है। वोट है इधर हाँ, ये आप जो बात करें, एक सवाल इसमें मैं अपने तरफ से जोड़ूंगा, क्या राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी की है आज की तारीख में? जी जी सर, जैसे राहुल गांधी को लेके भी मतदाताओं में या दिल्ली के वोटरों में कोई ऐसी नहीं भाव नहीं है कि वो ना आए, उनके आने की जरूरत नहीं है, बट प्रियंका को देखना चाहते हैं। मुस्लिम वोटरों में किसका अपील ज्यादा है? प्रियंका गांधी का ज्यादा, प्रियंका गांधी का है, और राहुल गांधी का भी है, मतलब इन दोनों नेताओं का है, लेकिन प्रियंका गांधी जो मुझे लगता है जो असर डाल सकती है। राहुल गांधी तो आए, लोगों ने शक्ल देखी उनकी और देखा बहुत अच्छे नेता हमारे निकल गए। प्रियंका गांधी की तकरीर वहां के मतदाताओं को ऊपर एक प्रभाव डाल सकती है, और उसका फायदा कांग्रेस को कहीं ना कहीं होने की पूरी संभावना है। अगर जिस स्ट्रेटेजी पे कांग्रेस की चल रही है कि लास्ट मूवमेंट में प्रियंका को उतारेंगे तो उसका असर दिख सकता है, और ऐसे ही मतलब केजरीवाल भी लास्ट मूवमेंट में अखिलेश यादव को उतार सकते हैं। तो अखिलेश और प्रियंका की अगर टक्कर होगी तो क्या लगता है, मुस्लिम मतदाता अखिलेश की तरफ रुझान रखेगा, प्रियंका की तरफ रखेगा? नहीं, वो देखिए वो डिपेंड करेगा सीट टू सीट। नहीं, लेकिन सीधा सवाल ये जो ईस्ट दिल्ली के जो इलाके हैं वहाँ अखिलेश यादव का असर ज्यादा होगा। जैसे सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, वहाँ पर ज्यादा होगा, वहाँ ज्यादा असर होगा। ये उनको ऑलरेडी धर्म संकट में डाल दिए। वो आ तो गए थे कहने के लिए कि भैया आप इनको सपोर्ट कीजिए, इनको राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि भाई सपोर्ट कीजिए यहाँ, और अपने कैंडिडेट को माइक ले लीजिए, अपने कैंडिडेट को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए बात कही थी, लेकिन अभी वो आने कंडीशन में नहीं है। आप इस बात ध्यान दीजिएगा, जिन नेताओं ने इंडी गठबंधन की दुहाई दी है वो अब इनके साथ खड़े नहीं है, वो वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये मत कहिए कि अखिलेश नहीं हो रही है। बिल्कुल ये बात मान लीजिए भाई, अखिलेश को ममता की भी रैली नहीं हो रही, ममता बनर्जी की उठा लीजिए। अभी तक डिक्लेयर हुआ कि नहीं हुआ? तो शरद पवार आ जाते, अभी तक आ गए, अब नहीं आए। कांग्रेस की भी रैली नहीं हुई है। कांग्रेस की रैली में यह कि कांग्रेस में देखिए एक चीज बहुत अच्छी तरह से कुणाल हम लोग को समझना पड़ेगा, कांग्रेस में इंटरनल फाइट है साउथ और नॉर्थ की। पी चिदम्बरम कभी बहुत बड़े लेवल पर राज किए तो नॉर्थ को उन्होंने बर्बाद कर दिया। यहाँ केसी वेणुगोपाल हैं, नॉर्थ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, क्योंकि जो भी कहते हैं वो चल आंध्रा ले जाओ, आंध्रा को लेके अब तमिलनाडु से लेकर तमाम सारे हिस्से हैं वहीं आप बने रहिए। तो यहाँ भी एक बड़ी रणनीति ये है कि अगर कांग्रेस यहाँ से रिवाइव करती है, कांग्रेस के अंदर जो फाइट है, कांग्रेस अगर इधर से रिवाइव करती है तो फिर साउथ जो है वो कमजोर हो जाता है। जी कुछ आप जोड़ना चाहते? कुणाल, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि दिल्ली में कोई कांग्रेस की नॉर्थ और साउथ की लड़ाई हो, वो दिल्ली में नहीं है, चाहे वेणुगोपाल हो चाहे जो हो। दिल्ली के लोकल लीडर्स को कांग्रेस हाईकमान ने पूरी तरीके से तवज्जो दी है और एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया उनको, और उनकी डिमांड पे वो अपने लीडर्स को भी भेज रहे हैं वो कैंपेन के लिए। तो वो ऐसा नहीं है कि वो वेणुगोपाल ठीक है, वो मतलब वो कांग्रेस में ये तो हो सकता है कि वो अपने अपने तरीके हैं काम करने के, लेकिन उस साउथ वाले दिल्ली को निपटाना चाहते हैं या नहीं या नॉर्थ के लीडर जो है वो साउथ को वेणुगोपाल को निपटाना चाहते हैं, वो इस इलेक्शन में नहीं दिख रहा है। अभी तो क्या सर्वाइवल की लड़ाई है। तो कुलदीप, हाँ, तो दिल्ली सारे हमारे दर्शक जो हैं उनका नाम हम ले लेते हैं, उनका कमेंट नहीं, सुमन ने जैसे कहा ना कि साउथ नॉर्थ सवाल शामिल करूंगा। कुलदीप सिंह है, CSRA है, और विनोद मिश्रा जी हैं, और राजेंद्र वंधेरे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत कुमार भी हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन तमाम दर्शकों का जुड़ने के लिए शुक्रिया, और आप कमेंट करते रहिए। और सवाल भी अगर आपको पूछना है, क्योंकि अभी तक सवाल नहीं आया है हमारे लिए, तो हमारे अगर एक्सपर्ट से, किसी भी एक्सपर्ट से, चाहे वो अरशद जी हो, सुमन जी हो, डॉक्टर रामेश्वर दयाल हो, संजय झा हो, संजय काव हो, या विनोद डबास हो, उनसे अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, या आप मेरे से भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ये जो माहौल दिख रहा है ओवरऑल, ये जो बात चली है कि दिल्ली में कुछ इलाकों में तो दिखाई दे रहा है
ये एक पूरी दिल्ली में एक ही तरीके का पैटर्न होगा? क्योंकि जब हम पहले चुनाव देखते हैं तो जो एक हिस्से में होती है हवा, वही कमोबेश तमाम हिस्सों में दिखाई देती है। अगर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नॉर्थ में मिल रहा है तो साउथ में भी मिल रहा है, वेस्ट में मिल रहा है तो ईस्ट में भी मिल रहा है। ये क्या इस बार कुछ अलग भी है या इस बार भी वही उसी तरीके का माहौल दिख रहा है? विनोद जी। कुणाल जी, मैं एक मिनट लूंगा। मैं एक मिनट लेना चाहता हूं। अभी कुणाल जी ने आप दर्शकों से कहा, आप लोगों से गुजारिश की कि हम लोग बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो कुणाल जी ने भी बोला कि मैं भी जवाब देना चाहूंगा। कुणाल जी के बारे में अब आपने देखा कुणाल जी को दिल्ली की एक एक सीट के बारे में जानकारी है। 70 सीटों का पूरा कच्चा चिट्ठा कुणाल जी के पास है। कुणाल जी ने हमें बताते हैं कि हमारा 25 साल का तजुर्बा है, हमारे पास 30 साल का तजुर्बा है, हमारा 35 साल का तजुर्बा है। तो मैं इस बात को रोक नहीं पा रहा कि मैं कम से कम कुणाल के बारे में भी तो, कुणाल जी के बारे में भी तो कुछ बताऊं कि कुणाल जी क्या बुलाएं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुणाल जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 साल हो चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान उसके ये छात्र हैं और नॉर्थ कैंपस के उस कॉलेज के अंदर, हंसराज कॉलेज के अंदर इन्होंने शिक्षा दीक्षा की है, जहां से शाहरुख खान भी शिक्षा ले चुके हैं। तो आप मान लीजिए शाहरुख खान, पत्रकारिता के शाहरुख खान मैं तो कुणाल जी को मानता हूं। और नहीं कुणाल जी, पूरी बात मेरी पूरी नहीं हुई। बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि आप जो लगातार बार बार जब भी बात होती है तो आप हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। तो ये कोई बड़ाई नहीं है, ये आप बताते हैं कि हम लोग दिल्ली से जुड़े हुए, तो आपके बारे में भी मुझे बताना जरूरी है कि आप दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो कुणाल जी ने, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि कौन महारथी बैठा है। तो कुणाल जी ने शुरुआती, मैंने बताया कि 22 साल हो गए कुणाल जी को, और आज तक के अंदर सीनियर एडिटर हैं। बहुत बड़ी पोस्ट होती है। एक लाइन और जोड़ दीजिए ना। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कुणाल उस समय जहां से इस माइक को लेकर निकला करते थे ना, नेता देख लेते तो भाग जाते थे। अधिकारी पहले कहता था भाई ये आ रहा है, हट जाओ, ये फिर कुछ न कुछ घोटाला निकाल के रख देगा। तो वो दौर जो है हम लोगों ने बड़ी बारीकी से देखा है। कुणाल जी ने 22 साल की पत्रकारिता के राह में कई उबड़ खाबड़ रास्ते पार किए हैं, कई इनको नदी नालों उन्होंने पार किए हैं, कई बाधाओं को उन्होंने पार किया, और अभी भी सकुशल और बड़े प्यार से, बड़े अपनेपन से कर रहे हैं। सबसे पहले 12 टाइम्स में थे कुणाल जी, उसके बाद कुणाल जी जी में रहे, और अब 20 साल से, लगभग 20 साल से कुणाल जी आज तक के अंदर कार्य कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच आपका इस हौसला अफजाई के लिए मैं कहूंगा। और कई सारी बातें आपने बहुत ऐसी भी बोली है जिसका मैं हकदार शायद ना हूं, लेकिन चलिए जो भी आपके तरफ से शब्द आए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद डबास जी। नहीं, कुणाल जी जो है जमीन से, ये रिपोर्टर तो है, ये जमीन से जुड़े हुए एंकर भी है। हाँ, विनोद डबास जी, क्या ये जो बात है साउथ, नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट की, क्या ये पूरी दिल्ली में इस तरीके का माहौल है या कुछ जगहों पर दिख रहा है, कुछ जगहों पर नहीं है? पैच में मैं आपको बताऊं जी, इस बार वो चुनाव नहीं है जो पहले वाले 2 चुनाव हुए थे। अच्छा, मतलब एक वो मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे सड़क बदलते ही पुलिस स्टेशन बदल जाता है, ऐसे ही विधानसभा चेंज होते ही अलग लहर आ जाती है, अलग लहर दिख रहा है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, किसी में जैसे सुल्तानपुरी में कुछ है तो किराड़ी में अलग है, मंगोलपुरी में और कुछ है, उसके साथ में रोनी है, उसमें अलग दिख रहा है आपको। तो इस बार सीट दर सीट चुनाव। हाँ, ये है बिल्कुल, सीट दर सीट जो है वो ये सब कैंडिडेटों के कारण हुआ है। ये इस बार जो कैंडिडेट जिस पार्टी का अच्छा है वो अच्छा चुनाव लड़ रहा है, और उसके पक्ष में उसका माहौल भी दिख रहा है। और कई बार लोग पूछते हैं, बीजेपी पे हम बाद में बात करेंगे, किसी दिन कार्यक्रम हम करेंगे, जैसे आज हम कांग्रेस पर कर रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट्स पे भी कई बार सवाल उठे हैं कि बीजेपी अच्छा करती, लेकिन कई सारी जगहों पर कैंडिडेट का चयन अच्छा नहीं हुआ है। ये एक सवाल बीजेपी पर ज्यादा उठ रहे हैं, और यही बात कुछ आम आदमी पार्टी के लिए कुछ सीटों पर भी ये कही जा रही। जी कुणाल जी, एक चीज तो मान के चलिए, अगर सबसे बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी को किसी ने किया है वो कांग्रेस नहीं किया है। ये उन्हीं की कंप्लेंट पे जो शराब घोटाला है, ये उन्हीं की कंप्लेंट, अजय माकन जी की कंप्लेंट मेरे को लग रहा है, उन्हीं की कंप्लेंट पे जो बड़े बड़े नेता केजरीवाल जी और सिसोदिया जी जो अंदर गए हैं। तो ये भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि अजय माकन इसी छत पे जहां से हम बात कर रहे हैं सीपी में, यहीं पर थे और हमारे साथ थे, और 1 घंटा का कार्यक्रम किया था अजय माकन ने, और सारे घोटालों का चिट्ठा मेरे साथ इसी जगह पर उन्होंने खोला भी था। तो ये जो कार्यक्रम था उसमें वो तमाम कागजात लेकर के बैठे थे। आज तारीख में वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं बीजेपी कांग्रेस के, लेकिन
कभी जिस समय उन्होंने दिल्ली की बागडोर संभाली थी तब वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े थे। ये आपके लिए थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जी हाँ सुमन, आपसे एक सवाल भी आया है। लगातार जो हमारे दर्शक हैं गौरव, उन्होंने पूछा है कि कोंडली विधानसभा में कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये बताइए। सुमन से ये सवाल पूछा। अरे बिल्कुल, बहुत कमाल करते भाई। मैं भी कोंडली विधानसभा में ही रह रहा हूँ। चलिए, अक्षय क्या नाम इनका? इनका नाम है गौरव नौडिया। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उसी विधानसभा में हूँ और रहने वाला भी मतलब उसी इलाके से हूँ। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो समीकरण है, अक्षय लगातार 1 साल से काम कर रहा था और अभी जो समीकरण है वहां स्थानीय नेता में वर्मा जी जो हैं वो भी निगम पार्षद पहले रहे हैं। और बीजेपी में जो यहाँ चले गए थे गौतम साहब, वो भी पीछे बीजेपी से थोड़े से नाराज चल रहे हैं। अमरीश गौतम, क्योंकि अमरीश गौतम लड़े और उसके बाद तमाम सारी चीजें हो गई है। तो वहां कुछ पॉकेट है कांग्रेस का और जहां काम हो रहा है, और वहां 2 लड़ाई अलग अलग तरीके से। देखिए, वहां प्रियंका आ गई हैं बीजेपी में, बीजेपी से खड़ी हो गई हैं। वो पहले बीएसपी में रही और शीला दीक्षित पे थप्पड़ मारने का आरोप जो है उन्होंने लगाया था, याद कीजिए। जब शीला दीक्षित सीएम हुआ करती थी, प्रियंका गौतम। और दूसरी तरफ कुलदीप कुमार है। कुलदीप कुमार वही है जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़े नेता भी हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे बहुत ज्यादा कुछ काम उन्होंने नहीं किया। दिल्ली से अभी चुनाव लड़े, दिल्ली से चुनाव लड़े थे, अपने विधानसभा हार गए थे। अच्छा, पता है ना आपको? अच्छा, कोंडली विधानसभा हार गए थे। उसके बाद जो एससी बहुल वाले इलाके हैं वहां से 3 से हारे थे वो, और एससी कैंडिडेट है आप। तो वहां वाल्मीकि और जाटव की लड़ाई गजब की लड़ाई है, और नतीजा हमेशा वो 15 से 18 हजार वोट जो है ना, वो जाटव वोट। वाल्मीकि ज्यादा वहां पर प्रभुत्वशाली है, जाटव ज्यादा प्रभाव। जाटव है, प्रियंका है, और ये वाल्मीकि समाज से हैं। और कांग्रेस कैंडिडेट वो भी जाटव ही है, मुझे ध्यान है, जाटव ही है। तो उनका, क्योंकि वो लोकल ही है, तो लोकल में अच्छा इम्पैक्ट है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार का वहां का जो खिचड़ी जो पक रही है, उसमें कुलदीप कुमार थोड़े से पिछड़ रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उन्होंने काम बहुत बढ़िया तरीके से नहीं किया है, क्योंकि उनका फोकस पॉलिटिकल और तमाम सारी चीजें थी। इसलिए अभी मान के चलिए कि वहां बीजेपी जरूर एज में है, लेकिन वो अक्षय को आप इतने आसानी से निपटा नहीं सकते कि अक्षय का वो जमीनी स्तर पे। और एक चीज और बता दूं आपको, कुछ इलाके वहां जो अनऑथराइज में भी ऑथराइज है, और वो हिस्सा बहुत खूबसूरत हिस्सा है, दिल्ली में बहुत तरीके से डेवलप किया गया। दल्लूपुरा से लेकर तमाम सारे हिस्से हैं, वहां कुछ गुर्जर परिवार है, वो भी अभी भी वो कांग्रेस के साथ ही हैं। कई परिवार से अनिल को बगल पास की सीट से टिकट भी दिया बिल्कुल साथ वाली सीट से। हर्षित खुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका कहना है रिठाला विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार सुशांत मिश्रा पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी द्वारा हमला किया गया, इस घटना पर अपनी टिप्पणी दें। तो ये जो है, ये तो आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से, और कल बहुत ज्यादा उनकी तरफ से आरोप लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें कहा गया सीधे सीधे कि किस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार को रोका गया वहां पर पदयात्रा निकालने से, ये आरोप है। और सुशांत मिश्रा इस तरीके से लाइमलाइट में आए थे क्योंकि 14 जनवरी को जिस दिन मकर संक्रांति थी, उस दिन राहुल गांधी रिठाला गए थे और वहां पर सुशांत मिश्रा के साथ उन्होंने दौरा भी किया था उस पूरे इलाके का, और वहां पर काफी बड़ी संख्या में पूर्वांचली आबादी है। और सुशांत मिश्रा को वहां से वो चूड़ा दही, एक तरफ यहाँ चूड़ा दही खिलाया जा रहा था, दूसरी तरफ वहाँ जो है वो गए थे, और उसके बाद माहौल थोड़ा बनने। पूर्वांचली नेता नहीं है कांग्रेस के पास, ये एक बड़ी संजय सर बताएंगे। संजय सर हाँ, संजय सर पूर्वांचली नेता नहीं है। नहीं, पूर्वांचली नेता नहीं है, ये बात सही है। उसमें असल है कि पूर्वांचल एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ बन चुकी है। तो आप जो कह रहे हैं कि पूर्वांचली नेता नहीं है, ये दूसरी पार्टियों में भी ऐसा ही है। हालांकि केजरीवाल ने 12 से 15 चेहरों को हमेशा टिकट दिया है। एक तरह से सबसे ज्यादा पूर्वांचली आम आदमी पार्टी में अकोमोडेट होते रहे हैं। ये जो गैप है, इस गैप का फायदा अरविंद केजरीवाल ने खूब उठाया है। आपने कहा कि पूर्वांचली चेहरे दूसरी पार्टियों में कम हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल केजरीवाल ने 2015 और 20 में किया है। उन्होंने लगभग 16 पूर्वांचलियों, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को टिकट दिया, वे विधानसभा में बैठते हैं। तो इस तरह से उसका एडवांटेज जो है अरविंद केजरीवाल को खूब मिला है। हालांकि अब इतनी बड़ी तादाद पूर्वांचल की है, सभी पार्टियों में धीरे धीरे इस पे चर्चा होगी, और हम लोग को कभी
पूर्वांचल की पूरी प्रेजेंस पे ही एक अलग से कार्यक्रम करने की जरूरत है, ताकि दर्शकों तक एक ये लेकिन एक बात माहौल दिखे। जी मैं आपसे जी मैं दर्शकों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग, आप देख रहे हैं, हम जो वक्तव्य दे रहे हैं, जो हम विचार रख रहे हैं, उसमें हम कहीं भी ये नहीं दर्शाना चाह रहे, ना हम ये बताना चाह रहे कि कांग्रेस कोई बहुत मजबूत है या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हम आप लोगों के आगे तथ्य रख रहे हैं। तथ्य के आधार के ऊपर आप लोग फैसला कीजिए कि कौन आगे और कौन पीछे। हार जीत के बारे में अभी हम कुछ भी बात नहीं कर रहे। बात आज सिर्फ कांग्रेस की हो रही है, तो इसलिए सारा फोकस हमारा कांग्रेस पर है। सर एक बात और कहिए ना जी, एक बात और कहिए कि देखिए भैया, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं और बहुत जल्दी ऊब जाते हैं कि सरकार जो कहती है या जो भी पार्टी जो कहती है, और कुछ ही दिनों बाद जब उनसे सवाल की जाती है तो फिर वो कुछ और कहानी बताने लगते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हम लोग कांग्रेस के, ऐसा नहीं है भाई, या हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा क्या और उन्होंने किया क्या, और 10 साल बाद हम समीक्षा करने के लिए बैठ रहे हैं भाई, जो उन्होंने कहा कि उनका थोड़ा बेहतर था। अब ये जो कह रहे हैं वो हम 46 लाख वोटर की बात कर रहे हैं, 16-17 विधायक चुन के आते हैं, वजूद क्या है उनकी, जहाँ पार्लियामेंट और उसमें मंत्रिमंडल में देख लीजिए आप, उसके बाद विधानसभा में देख बात हो रही थी लीजिए, काम करने के तरीके में देख लीजिए। अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पंजाब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर की जो तोड़फोड़ वाला मामला है, उस वीडियो को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि केपीएस गिल का नाम लिया है कि उस समय उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि अगर आम आदमी पार्टी आएगी सत्ता में पंजाब में तो रेडिकल्स बढ़ेंगे पंजाब में, यानी जो कट्टरपंथी हैं, वो ताकत है, वो बढ़ेंगे। और रंधावा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि पतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी नेता हैं और लगातार भारत के खिलाफ मीडिया में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं ये मामला दर्ज कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो पंजाब की स्थिति है और पंजाब में जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उसको लेकर के फिर से देशद्रोही होने का भी आरोप लगाया है, और साथ ही साथ एक एग्रेसिव अपना टोन रखा है अजय माकन ने, और साथ ही साथ रंधावा साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अरविंद केजरीवाल को चैलेंज तक कर दिया कि पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज करें। कुणाल, एक इम्पोर्टेंट तथ्य रखना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे, अमित शाह जी ने कम से कम 20 से 22 रैलीज की थी, और दोनों बार जो पिछले 2 चुनाव हुए, बीजेपी ने, कहते हैं जैसे जनरल फीलिंग है, उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की। इस बार वो चीज नहीं कर रहे। इवन अगर आप योगी आदित्यनाथ जो 10-12 रैलीज करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, उन्होंने भी कभी ये नहीं बोला, जो उनका मुहावरा है, क्या बोलते हैं वो, बटोगे तो कटोगे, ये इस चीज का उन्होंने, क्योंकि उनको पता है अगर ये चीज हुआ तो अर्बन वोटर जो दिल्ली का है वो उनको, हाँ, क्योंकि 50-55% जो वोटर मिडिल क्लास वोटर है, जिसको ये वोट डालेगा उसी की लहर बनेगी, उसी की सरकार बनेगी। जी मैं अब ये कार्यक्रम थोड़ा समाप्ति की तरफ ले जाना चाहता हूँ, और आखिर में हम एक एक करके सबसे कमेंट लेंगे। तो अरशद भाई से, उधर से हमने शुरुआत की थी, तो इधर विनोद नवाज से हम करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस का इम्पैक्ट है या कांग्रेस का जो वोटर बेस है, उससे क्या कांग्रेस को इस बार हासिल होने वाला है या फिर आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है, बीजेपी को फायदा होने वाला है? आपको क्या लगता है, किस तरीके से अभी फिलहाल कांग्रेस की भूमिका आपको नजर आ रही है? कांग्रेस का वोट बैंक जो है, ये तो अंडरस्टूड है कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ खिसका हुआ, लेकिन इस बार जो कांग्रेस की टीम मैदान आई है, मैदान में, वो उस वोट अपने, उसके पास अपना भी वोट है, और उसका वोट, एक कहावत है चुनाव में, खासतौर पर ग्रामीण इलाके में, जो कैंडिडेट अपने घर से वोट लेके चलेगा उसको बाहर भी मिलती है। अच्छा, तो कांग्रेस के जो है काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने घर से वोट लेके चल रहे हैं, चाहे अपने गांव से, चाहे अपने बिरादरी से या धर्म से, और तो उसके कारण जो उसका एक माहौल सा बनता है, और तो दूसरे भी आ जाते हैं जुड़ते। और तो पहले कांग्रेस 2 चुनाव में तो दिखी ही नहीं थी, और तो इसलिए इनके बड़े बड़े चुनाव में आप कह रहे हैं दिख तो रही है, हाँ, दिख रही है, कैंडिडेट भी दिख रहे हैं। जी संजय जी। जी,
कांग्रेस इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और ये कहना कि कांग्रेस जो है फॉर्मेलिटी के लड़ रही है बिल्कुल गलत है। हाँ, पिछले 2 चुनाव और उसके बाद गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ, और जो कि कांग्रेस ने खुद अब माना है कि जो अब उन्होंने समर्थन भी दिया था पहली बार केजरीवाल जी को, वो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी। और इस बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के जो है डेफिनेटली वोट शेयर अप जाएगा, और उसका क्या नतीजा होगा, वो किसको बारी पड़ेगा और किसके फेवर में जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार झा जी, संजय जी माइक थमिए और बताइए कि क्या आपको लग रहा है कांग्रेस का भविष्य 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? ऐसा है कि जिस हिसाब से नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को कड़ी चुनौती दे रहे हैं और लगभग 35 कांग्रेस के मजबूत चेहरे इस चुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष बना रहे हैं, तो ये चुनाव एक त्रिकोणीय संघर्ष में बदल चुका है। ये 2015 और 20 में बिल्कुल नहीं था। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष है। हम भी 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष में अगर कांग्रेस ने 12 से 18% तक वोट ले लिया तो एक बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी को लगेगा। उन्हें ये चुनौती पिछले 3 चुनाव 13, 15, 20 में नहीं मिली है। कांग्रेस एक गहन चुनौती देने की मुद्रा में है और शीर्ष नेतृत्व भी अगले 1 सप्ताह गहन प्रचार करके अपने सारे विधायक कैंडिडेट के समर्थन में कड़ी चुनौती पेश करेगा। रामेश्वर दयाल जी के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो फैक्ट है वो ये है कि 13 में कांग्रेस को लगभग 22% वोट मिला था, 15 में लगभग 10% वोट था और 20 में घट के वो 4.5% के आसपास आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो आज अगर हम 12% पर देखें तो वो 2015 से थोड़ी बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन 2015 में 10% वोट लेकर के भी 0 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ये एक तरीके से फैक्ट है। अब रामेश्वर दयाल जी, देखिए, मैं 3 बातों के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। अगर वो 3 बातों पे कांग्रेस आला कमान ध्यान दे तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस अब 0 नहीं होने जा रही। मैं पिछले एग्जाम्पल ही बता सकता हूं। जो सरकार दिल्ली, जो पार्टी दिल्ली में जिसने राज किया 15 साल, वो 0 हो गई। 0 होके क्या वो ऊपर नहीं जाएगी? जब ऊपर से नीचे जा सकता है तो एक प्रकृति का नियम है, वो नीचे से ऊपर भी जाएगा। बहुत सही बात। तो मैं 3 बातें हैं उसको फोकस करना चाहूंगा जो कांग्रेस के लिए मजबूती का आधार बन सकती है। हार जीत की बात हम फिर भी नहीं कर रहे। पहली बात यह है कि कांग्रेस आला कमान जो है उसको बहुत मजबूती से और बहुत आक्रामक तरीके से दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, राहुल गांधी को आपकी तरफ से भ्रष्ट नेता बताया गया। अब ये तो हंसने वाली बात है। राहुल गांधी को मैं पर्सनली मानता हूँ, दिल्ली वाले मानते हैं, शायद देश वाले भ्रष्ट नेता तो नहीं बोल सकते, वाचाल या वोकल तो मान सकते हैं। देश की जनता उस एग्जाम्पल इसलिए मैं कि उस घटना का गवाह मैं हूँ। गवाह इसलिए हूँ कि वो वही कैबिनेट का बिल, पहले आप सब बात, हाँ, आप ही आएंगे। हाँ, तो अगर ये पूरा आला कमान और पूरे नेता अगर आक्रामक तरीके से पूरे दिल्ली के अंदर प्रचार करें तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के दिन अच्छे आने वाले। दूसरा, जो अब दिल्ली वाले जिसको याद करने लगे, वाकई में दिल्ली वाले याद करें, शीला दीक्षित जी ने जो 15 साल जो विकास किया था, फ्लाईओवर, सड़कें, विकास, मेट्रो, ये जो किया था, ये भी लोगों को, दिल्ली के लोगों को याद दिलाना चाहिए कांग्रेस को कि देखिए डीडी से बसें 15 साल में ये काम हुआ और 10 साल में क्या काम हुआ, वो 10 साल में क्या क्या काम हुआ। वो जब कुणाल जी हमें आम आदमी पार्टी और सरकार के बारे में जब बुलाएंगे तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन लोगों को अब ये भी बताना जरूरी है कि शीला दीक्षित के राज में क्या क्या काम हुआ। तीसरा जो मैं बताना चाहता हूँ और अंतिम मेरा वाक्य, जो मैंने बताया कि 20 जो कैंडिडेट हैं वो बहुत मजबूती दिखा सकते हैं, वो बहुत मजबूत तरीके से लड़ सकते हैं। अब अभी डबास जी ने भी और संजय काऊ जी ने भी थोड़े 2-4 लोगों के नाम बढ़ाए, तो होते हैं कुछ लोग एकदम अचानक फूल की तरह खिलते हैं और छा जाते हैं। मेरा मानना यह है कि कुछ 4-5 कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो पता लगा जीत गए और जिनके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करें, हर बार होता है या हर इलेक्शन में होता है। तो ये कैंडिडेट्स और कांग्रेस का प्रचार और शीला दीक्षित की योजना है, ये 3 बातों पर अगर कांग्रेस फोकस करेगी तो मेरा मानना, मैं बिल्कुल मजबूती से कह रहा हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर कह रहा हूँ कि जो 0 वाला जो मिथ है कांग्रेस का, वो टूटेगा। सुमन, क्या लगता है कि 0 से बेहतर होगा इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस, और अगर आपको लगता है तो उसका आधार क्या है? देखिए, मैं लगता है वो पहले वो शब्द को मैं पूरा कर लेता हूँ। राहुल गांधी पे जो आरोप लगाया गया कि भाई वो भ्रष्टाचारी हैं, तो राहुल गांधी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, अजय माकन ही उनको लेके आए थे जब लालू प्रसाद यादव
को दोषी करार दिया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया और उसके बाद तमाम सारी चीजें होनी शुरू हुई, तो कैबिनेट के नोट को लेकर वहां उन्होंने फाड़ा और उसके बाद कितने मंत्री उनके जेल चले गए, कितने बड़े बड़े नेता जो हैं वो उनकी संस्था गई और उसके बाद वो जीतने मतलब कैंडिडेट बन ही नहीं पाए। तो राहुल गांधी वो व्यक्ति है, आप याद कीजिए कोरोना काल में ट्रेन तब चलाई गई जब राहुल गांधी ने हंगामा किया, अदरवाइज फ्री में नहीं चलाने की बात हुई सरकार उसमें। और हमने पार्लियामेंट में कवरेज करने के दौरान देखा कि सरकार झुकी है कई मसलों पे, राहुल गांधी पे आरोप लगा, दूसरे आरोप लगा सकते हैं, बचकानी हरकत करते हैं, इस बार क्या पप्पू यादव करते हैं, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ आम आदमी पार्टी राहुल गांधी से पंगा लेकर अपनी कब्र खुद खोद लेगी, क्योंकि उसी की कब्र की हड्डियां ये खा रहे हैं। चलिए, तो आपको लगता है कि फायदा है इस बार? इसलिए इनको जिस तरीके से ये बाहर निकलना शुरू करेंगे अब, क्योंकि आज के बाद पूरे प्लान जो है वो तैयार हो चुका है और आज के बाद तमाम सारे नेता आपको जगह जगह देखने शुरू हो जाएंगे और खुद जिन नेताओं का अपनी वजूद है, अवैध कॉलोनियों में काम किसने किया अगर देखना हो तो फिर इनको पूछने की जरूरत नहीं है, हम आप गवाह हैं। आज वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तो ये अगर नेता अगर घूमना शुरू कर देते हैं ना, और केजरीवाल के वो पुराने वाले चेहरे भी नहीं रहे दोस्त, इस बात को बहुत अच्छी तरह जानिए। 10 साल बाद हम लोग भी समीक्षा 12 साल बाद कर रहे हैं, तो वाकई में कांग्रेस अच्छा कर सकती है और करेगी, मुझे तो लगता है कि करेगी। अर्शद जी, एक आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि अब क्लोज कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कहां तक पहुंची है और कहां तक पहुंच सकती है? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी कांग्रेसियों की प्रॉब्लम है, कांग्रेस के कैंडिडेट तो आ गए लेकिन शीला जी को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आज हम आम नागरिक की बात करूं मैं, जब हम सड़क पे निकलते हैं और गड्ढे में हमारा पैर जाता है तो हम कहते हैं यार देखो क्या हुआ, शीला जी ने इतनी बढ़िया सड़कें बनाई थी। ये मतलब मैं एज ए मतलब जर्नलिस्ट भी कह सकता हूँ और एक आम दिल्ली का एक वोटर भी के तौर पे भी कह सकता हूँ। उस चीज को कांग्रेसली इफेक्टिवली, ये कांग्रेस में बड़ी प्रॉब्लम है भाई, शीला जी की तस्वीर लेके घूमो ना, कि भाई बोलो तुम्हारा आप पुरानी तस्वीर देखो, शीला जी की तस्वीर थी वो देखिए आप। तो वो ऐसा अगर करेंगे तो दिल्ली के लोगों में शीला जी के प्रति बहुत सम्मान है और वो वोटर कोई एक सेक्ट का नहीं था। हमने खुद देखा है जो बिल्कुल एकदम विपरीत विचारधारा का लोग वोटर थे, शीला जी के पहले टर्म में तो नहीं लेकिन सेकंड टर्म में वो एकदम मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ पागल हो गए थे। आरएसएस का भी जो वोटर था जो बिल्कुल पॉश इलाके में, वो शीला जी का मुरीद था, शीला जी का दीवाना था और शीला जी को वोट करता था वो। इसीलिए उन्होंने 15 साल राज भी किया, खाली वो दलित मुस्लिम या गरीब लोगों के बलबूते पे नहीं किया, उनको पूरी दिल्ली को समेट लिया था। तो कांग्रेसियों को इसी रणनीति पे चलना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। और इतना आपने जो एक लाइन में कमेंट कहा, हाँ कांग्रेस का कुछ अच्छा दिख रहा है। चलिए, तो कांग्रेस का अच्छा होगा नहीं होगा, दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली के नतीजे कैसे आएंगे और दिल्ली में किस तरीके से वोटरों का मूड बदलेगा, सीटों का मूड बदलेगा, वो तमाम चीजें आपको और कहाँ मिलेंगी? हमारे साथ मिलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल, हम हर रोज आपको इसी तरीके से इतनी ही बारीक जानकारियां देंगे और ये जो हमारे तमाम धुरंधर एक्सपर्ट्स हैं ना, उनसे बेहतर आपको हर एक सीट की जानकारी कोई दे भी नहीं सकता है। तो ये हमारे पास गारंटी है, तमाम जो पार्टियां है ना वो गारंटी दे रही हैं। तो ये गारंटी हमारी तरफ से है कम से कम कि जो बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ता है उससे बेहतरीन जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए आपको चिपक कर जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। 1 बजे हम हर रोज आएंगे और आज अगर किसी ने क्योंकि आज पहली बार हम लाइव जुड़ रहे हैं, तो अगर आप के पास ये आवाज हमारी तक पहुंच रही है तो हर रोज हम इसी तरीके से जब तक चुनाव नतीजे नहीं आते हैं तब तक हम कोशिश करेंगे आपके साथ 1 बजे ठीक दोपहर 1 बजे जुड़ने की और आपको हर हलचल से, जमीन पर जो हिल रहा है, जो भी मामला चल रहा है उससे रूबरू करवाएंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि मैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो सिर्फ अपनी राय नहीं रखते हैं बल्कि हम लोग कई सारे लोगों से बातचीत लगातार करते रहते हैं और उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है उसमें आखिरी कमेंट मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस दिखनी शुरू हो गई है, लेकिन बस दिखने भर से नहीं होगा, उसे अगर आगे बढ़ना है तो कई सारे मुश्किल और कड़े फैसले अगले 7 से 8 दिनों में लेने पड़ेंगे। अगर वो ले पाते हैं तो ठीक है, क्योंकि जो पहला कदम था कि आम आदमी पार्टी से इतर अपनी छवि बनानी है, चुनाव लड़ना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है, वो फैसला तो ले लिया, लेकिन कैसे अपने गढ़ों को फिर वापस लेना है वो रणनीति फिलहाल उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। उसे और मजबूत बनाएंगे तभी हम
कांग्रेस की वापसी की उम्मीद दिल्ली में कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, लगातार लाइव अपने कमेंट्स करने के लिए आपका शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।